हेलो एवरीवन, वेलकम इन रैपिड बायोलॉजी। और आज आप लोगों के कहने के मुताबिक हम ये क्वेश्चन लेकर के आए। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का था तो बच्चों ने कहा सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्या है सर, वो हम व्यवस्था कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जुगाड़ कर लेता है बच्चा लोग, इतना तेज तरार है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आता है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए देखिएगा, कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो हम आपको लेकर के आए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो बोर्ड का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो देखिएगा बेटा, इसमें जो आपको जो क्वेश्चंस हैं वो सेक्शंस में बटे होते हैं। तो जो पहला सेक्शन होगा वो आपका सेक्शन ए है। पहला सेक्शन कौन हो गया? सेक्शन ए। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा और 35 का 35 क्वेश्चंस आपको बनाना होगा। ये 35 क्वेश्चंस है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अगर सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स का। ये कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, ठीक है। ये 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। 15 क्वेश्चन उसमें रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। बनाना आपको 10 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में से बेटा बनाना कितना है? 10 क्वेश्चन, ठीक है। यहां तक समझे कि नहीं समझे? तो अब आप जोड़ लो, ये 35 हो गया, इधर आपका इधर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन सी पे। सेक्शन सी का देखना, अगर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आएंगे तो वो आपका 5-5 मार्क्स का होता है, ठीक है। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का हो गया? 5-5 मार्क्स का होगा। तो वहां पे 15 शॉर्ट आंसर, ऐसे कहता है कि सेक्शन बी हो गया और सेक्शन सी में तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव तो आप लोग को देखना पड़ेगा और हम लोग सीधे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले देखना है यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वैसे क्वेश्चंस के जो 5 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर कौन कौन से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो हम यहां पर 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें से आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। जैसे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहां से जो रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग जो पूछ देगा वो आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछता है। वो आपको डायग्राम पूछ सकता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। वो क्या बोलेगा? ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम, वेल लेबल डायग्राम, वेल लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा। इसका फिगर बनाना होगा, आपको फिगर बनाना होगा इसके आंसर्स को बनाने के लिए। अगर डायग्राम में गड़बड़ी हुई तो नंबर कट जाएंगे, ये ध्यान देना। फिगर आपका बेहतरीन होना चाहिए भाई। अब देखो, ये पहला लेयर हो गया, इसके बाद दूसरा लेयर को आप डिजाइन करेंगे। ये सेकेंड लेयर हो गया और इसके बाद आपको डिजाइन करना होगा थर्ड लेयर। ये देख लो बेटा, ये थर्ड लेयर येलो कलर का हमने बना रखा है, ये थर्ड लेयर है। तो आपको 3 लेयर बनाना पड़ेगा। यहां पर आपको ओवरी बनाना पड़ेगा। ये फिम्बड़ी हो गया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दोनों तरफ ओवरी होता है, ठीक है। अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा पता है ना आपको? ये ओवरी हो गया, आपको लिखना पड़ेगा ओवरी के अंदर एग बनता है ना। बाय बर्थ फीमेल में बाय बर्थ एग प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब वहां से एग को फिम्बड़ी सक करेगा। एक कहां आ गया? फेलोपियन ट्यूब में। देखना कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। मार्क्स उठाने का ये बेहतर तरीका है, कम समय में क्वेश्चंस करना होगा। एक से फिम्बड़ी ने एक को सक किया, एक पहुंच गया फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ये एग का फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा? एम्पुला में। हम लोग सीधा लिखेंगे कि एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन होने की संभावनाएं एम्पुला रीजन में होती है। यहां से फर्टिलाइज होने के बाद इसके आगे का हम कुछ नहीं एक्सप्लेन करने जाएंगे। अब सीधा हम पॉइंट पे आएंगे। यूट्रस के लेयर को डिस्कस करेंगे। यूट्रस में कितना लेयर है? 3 लेयर। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम।
मिडिल लेयर को क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाला जो लेयर है इंडोमेट्रियम। एक एक लाइन एक्सप्लेन करेंगे। पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर है, इसका काम क्या है, तो बेबी के बर्थ के बाद ये यूट्रस को नॉर्मल शेप प्रोवाइड करता है। मायोमेट्रियम मिडिल लेयर हो गया, इसका क्या काम होगा, ये क्या करेगा कि जब बच्चा बन जाएगा मां के गर्भ में, उसको बाहर निकलने में हेल्प करेगा। इंडोमेट्रियम इनरमोस्ट लेयर है, अगर एग फर्टिलाइज कर गया तो बेबी को बाहर आने में हेल्प करेगा, बेबी को पलने में हेल्प करेगा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यही इंडोमेट्रियम टूट जाएगा और ब्लड के रूप में बाहर आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे यूट्रस को 3 पार्ट में भी डिवाइड करते हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं आप लोग, है ना, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। बॉडी के बारे में क्या एक्सप्लेन करेंगे, यहीं पे बच्चा पलेगा। ये सर्विक्स हो गया जो वेजाइना को ओपन करता है, कहां पे, यूट्रस में। काम खत्म हो गया। ये हमारा किसका था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें लेबल करना नहीं भूलिएगा, ओवरी किसको बोलेंगे, फिम्बरी किसको बोलेंगे, फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स के नाम लिखने होंगे हम लोगों को, यूट्रस के लेयर्स के नाम, यूट्रस के पार्ट्स का नाम, और 5 मार्क्स मिल जाएगा। ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब देखो यहां पे, तो यहां पे हो गया आपका क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। दूसरा देखिएगा, दूसरा जो क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहां से है। दूसरा क्वेश्चन कहता है आपको, अगर हम ध्यान दें रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर हम देखेंगे तो वहां पे इनफर्टिलिटी टॉपिक है, एमनियोसेंटेसिस, एमटीपी, एसटीडी है। तो इसमें से ज्यादातर जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछने की वो एसटीडी के बारे में आपसे पूछेगा कि भैया एसटीडी को डिफाइन कीजिए, डिफाइन एसटीडी विथ एग्जांपल्स, विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो एसटीडी के बारे में हम क्या लिखेंगे, बोलो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसी का दूसरा नाम क्या है, एसटीडी का ही दूसरा नाम है वीडी, वेनरल डिजीज। इसी को हम बोलते हैं आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। हम क्या लिखेंगे कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है वो 2 तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है भाई। एक हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर ने उस सुई को किसी दूसरे पेशेंट पर यूज कर रखा है, उसी सुई को एक हेल्दी बंदे पे यूज करता है, तो यहां पर बीमारी फैलने का डर है। इस बात को पहले मेंशन करेंगे। दूसरा है क्वाइटस करने से, अगर कोई अननोन पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो वहां पे एसटीडी फैलने का डर है। ये 2 मेन रीजन को हम डिस्कस करेंगे, और इसको डिस्कस करने के साथ हम यहां पर मेनली एचआईवी को लेकर के आएंगे जो एड्स है। 5 नंबर का पूछा है, क्या करें, मजबूरी है हमारी, है ना, तो हम एचआईवी एड्स को लेकर के आएंगे। एसटीडी में दूसरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एनसीईआरटी ने इसको एक्सप्लेन किया है एड्स को। तो एड्स का भाई पूरा नाम लिख देंगे, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स होता कौन से वायरस के कारण है, एचआईवी के कारण है। अब इसको आपको एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा भाई, ये जो एचआईवी है ये आदमी के बॉडी में कैसे जाएगा, एडवांटेज है ना, सॉरी इसका डिसएडवांटेज क्या, अगर ये आपकी बॉडी में गया तो, और इससे बच कैसे सकते हो। तो 3 चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 5 नंबर का पूछा है, 3 चीज एक्सप्लेन करेंगे। पहला, कैसे फैलता है। दूसरा, बचने का तरीका, हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं इस बीमारी से, तो हम क्या बोलेंगे, इस बीमारी से बचाने के लिए, इस बीमारी से खुद को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्डम का यूज करेंगे, अननोन पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाएंगे, है ना। तीसरा और क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। इस बात का हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए, तो ये आपका किसका था, डिफाइन एसटीडी विथ एग्जांपल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं फटाक से। देख भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो यहां पर देता है आपको एडेप्टेशन के बारे में, आपसे पूछेगा एडेप्टेशन किसको कहते हैं, डिफाइन एडेप्टेशन, एडेप्टेशन पूछेगा 3 नंबर में। ये सारे क्वेश्चंस 5 नंबर में पूछते हैं भाई। एडेप्टेशन या एक और यहां से रिलेटेड क्वेश्चन डाल देता है, एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो ये कहां से पूछा पता चल गया ना, तो ये यहीं से आपको देगा। अब देखो, एडेप्टेशन से पूछा है। एडेप्टेशन आप लोगों को पता है क्या है, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में एडेप्ट करता है। हम क्या कर रहे हैं, ठंड का मौसम है, हम अपने आप को एडेप्ट कर रखे, तो याद रखें, एडेप्टेशन एक ऐसी प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को
किसी भी तरह के कंडीशन में एक ही जगह पर अडेप्ट करता है, एक ही जगह पर अपने आप को एडजस्ट करता है, वही अडेप्टेशन कहलाता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म करेगा, हम हो, आप हो, कोई भी जानवर हो, हम लोग क्या करते हैं, ठंड का मौसम अडेप्ट करके रखा है हमने। अब अडेप्टेशन के लिए हमने अपने आप में कुछ बदलाव लाए, है ना। अब जैसे गर्मी का मौसम आएगा तो हम थोड़ी ना जगह छोड़ के जा रहे हैं, गर्मी में भी हम अपने आप को अडेप्ट करने के लिए क्या करेंगे, पतला पतला कपड़ा पहनेंगे, पतला शर्ट पहनेंगे, हाफ पैंट पहनेंगे, लूजर पहनेंगे, ट्राउजर पहनेंगे, और ठंड का मौसम है स्वेटर पहनेंगे, जैकेट पहनेंगे, रुमाल पहनेंगे, टोपी पहनेंगे। तो ये आपका हो गया एडेप्टेशन। ठीक है, अब एडेप्टेशन में आप एग्जांपल डालेंगे भाई, जैसे कि कैमल ने अपने आप को एडेप्ट करके रखा है, ध्यान देना। एडेप्टेशन किसको बोलते हैं पता चल गया ना। अब रहा बात एग्जांपल में, एग्जांपल में कैमल डालेंगे, कैमल ने अपने आप को एडेप्ट किया है, कहां एडेप्ट किया है, रेगिस्तान में, डिजर्ट में। और याद कीजिए कैमल कैक्टस भी खा सकता है। दूसरा एग्जांपल क्या डालेंगे भाई, कैक्टस के बारे में। कैक्टस ने अपने आप को कैसे एडेप्ट किया, ध्यान देना। कैक्टस ने क्या किया, अपने लीफ को, उसमें जो पत्ते होते उस पत्ते को स्पाइन्स में कन्वर्ट कर दिया, कांटा में। ये कैक्टस है, ये कैक्टस में क्या है, कांटा है। कांटा के हो जाने के कारण, अब ध्यान देना, इसके बॉडी से वाटर का लॉस कम होगा। अगर पत्ता होता तो वाटर का लॉस ज्यादा होता। तो ये कैक्टस का प्लांट, इसमें ये कांटा कांटा जैसा निकला हुआ है भाई, और इस कांटा कांटा के कारण वाटर का लॉस ये कम कर पा रहा है। तो कैक्टस ने अपने आप को अडेप्ट करके रखा है ना। चलो, तो ये बात को हम लोग देखेंगे। दूसरा देखिएगा, दूसरा इससे क्या पूछ रहा है आपसे, अगर एक्सप्लेनेशन में पूछ दिया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या क्रोमोजोमल डिसऑर्डर को एक्सप्लेन कर दिया, तो पहले हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को देखते हैं। पूछ देगा आपको डिफाइन बीओडी, डिफाइन बीओडी। तो बीओडी का पूरा मतलब क्या हो गया, बोलो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान देना। हम क्या बोलेंगे, इसको एक्सप्लेन करने का तरीका आपको बता रहे हैं। कहेंगे क्या कि मान लो कि कोई पानी है, वाटर है, सपोज करो भाई ये वाटर, ये पूरा वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। जल्दी देखिएगा, थोड़ा स्पीड कर रहे हैं क्योंकि आप लोग का 1 तारीख को एग्जाम है, तो ज्यादा टाइम है नहीं, इसीलिए हम फास्ट कर रहे हैं। आप क्वेश्चंस को नोट करेंगे और हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुन के आप एक नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब कह रहा है क्या, ये वाटर है, इस वाटर में हम क्या कर रहे हैं, इस वाटर में हम एक जगह पे बहुत सारा वेस्ट रख दे रहे हैं। ये ऑर्गेनिक कचरा है, ऑर्गेनिक वेस्ट है। अब ध्यान दो, जिस जगह पे बहुत सारा कचरा है, यहां पर इस कचरा को डिकम्पोज करने के लिए कौन आएगा, बैक्टीरिया आएगा। हमको पता है कि कोई भी चीज डिकम्पोज होगा सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही डिकम्पोजिशन हो सकता है। तो इसको डिकम्पोज करने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया आएंगे, और जब बैक्टीरिया इस कचरे को डिकम्पोज करेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जैसे जैसे पानी में आगे बढ़ेंगे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। तो अब गौर करना, इसी पे ऊपर में आपसे ग्राफ पूछता है। क्या पूछता है, बोलो, इसी से रिलेटेड आपसे क्या पूछ देगा, ग्राफ पूछेगा। वो ग्राफ देखो कैसे हम लिखेंगे, देखो यहां पे, देख भाई, ये क्या है, ये ग्राफ हो गया। हम क्या लिखेंगे, यहां पर मान लो हमने बहुत सारा कचरा जमा कर दिया, तो देखना ध्यान से, पहला ग्राफ येलो कलर का दे रहे हम लोग। कचरा के होने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा यहां पे पहले बहुत ज्यादा थी, पहले कचरा जब नहीं था, तो जब हमने कचरा डाला तो यहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। जैसे जैसे पानी में आगे बढ़ रहे हैं O2 का लेवल बढ़ते जा रहा है, ये O2 लेवल हो गया। O2 लेवल यहां ज्यादा था जब कचरा नहीं था, तो लेकिन जब हमने कचरा डाला तो O2 का लेवल घट गया। पानी में जैसे जैसे आगे बढ़े O2 का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर हम दूसरा देखेंगे, यहां पे डिमांड O2 का यहां बढ़ गया, जैसे पानी में आगे बढ़ेंगे O2 का डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे O2 का लेवल का डिमांड, O2 का डिमांड क्यों बढ़ गया, ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम होगा तो पानी में रहने वाली छोटी छोटी मछलियां, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ऑक्सीजन ज्यादा खोजेंगे, उसको चाहिएगा ऑक्सीजन, भैया ऑक्सीजन चाहिए मेरे को। तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर O2 का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ चाहिए नहीं, तो ये बीओडी हो गया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम बोलेंगे। इसमें हम क्या बोलेंगे कि भैया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब जहां पर बहुत सारा कचरा होगा, उस कचरे को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया आएगा, और बैक्टीरिया जब उस कचरे को डिकम्पोज करेगा तो बहुत सारे ऑक्सीजन का कंजप्शन करेगा, यूज करेगा, और ऑक्सीजन यूज करने के कारण उस जगह पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा। क्लियर है, चलो आगे आगे देखते हैं हम लोग फटाक से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो तो 4th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से पूछ देगा। कहां से पूछेगा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से। जैसे पूछ दिया डिफाइन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्या पूछा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर विथ एग्जांपल 5 नंबर का अगर पूछेगा भैया तो आपको दिमाग लगाना ही लगाना पड़ेगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में, ऐसा डिजीज जो क्रोमोसोम के बढ़ने या घटने के कारण हो गया हो, ठीक है। और ये प्रॉब्लम मां के गर्भ से पैदा होता है। कोई बच्चा मां के गर्भ में होगा उसी वक्त उसमें क्रोमोसोम की प्रॉब्लम आएगी। तो क्रोमोसोम के घटने और क्रोमोसोम के बढ़ने के कारण, क्रोमोसोम के घटने और क्रोमोसोम बढ़ने के कारण जो बीमारी होगा उसी डिजीज को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर हो गया? इसमें 3 एग्जांपल है आपको। कौन कौन एग्जांपल हो गया? एक हो गया डाउन सिंड्रोम, क्या हो गया? डाउन सिंड्रोम। दूसरा क्या हो गया? बोलो, टर्नर सिंड्रोम। और हो गया क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम। ये 3 हो गया। अगर 5 में पूछा तो तीनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कई बार वेरी शॉर्ट आंसर में क्या करेगा, सीधा लिख देगा डाउन सिंड्रोम को एक्सप्लेन कीजिए, टर्नर को कीजिए, क्लाइनीफिल्टर को सिंड्रोम कीजिए, इस तरह से पूछ सकता है। तो देखो डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या हो गया? डाउन सिंड्रोम क्या है भैया? डाउन सिंड्रोम ये डिजीज क्यों होगा तो हम क्या बोलेंगे, याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम के बारे में जो मेन बात है, 21वें नंबर क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है? तो 21वें नंबर क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम बढ़ गया, इसी को हम ट्राइसोमी बोलते हैं, ट्राइसोमी। डाउन सिंड्रोम में क्या लिखेंगे? ऐसा डिजीज जो क्यों हो जाता है? तो 21वें नंबर पर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है जिसको ट्राइसोमी बोलते हैं। और ये होने के डाउन सिंड्रोम अगर किसी बच्चे में हो गया उसमें कौन सा सिम्टम नजर आएगा? उसमें सिम्टम नजर आएगा, ध्यान देना, पार्शियली ओपन माउथ, पार्शियली ओपन माउथ, फरो टंग, हल्का टंग बाहर की तरफ होगा, टंग से पूरा सलाइवा बाहर आता रहेगा, ठीक है। ब्रॉड हैंड, ये पाम क्या होगा? ब्रॉड हो जाएगा, राउंड हेड हो जाएगा, कान छोटा हो जाएगा, है ना। ये सारे क्या है? सिम्टम्स है। अगर टर्नर सिंड्रोम पे आएंगे तो यहां पर क्या हो रहा है आपको पता है? हाँ, ये जो डिजीज है ये ज्यादातर किसमें? मेल में देखने को मिला, ठीक है ना। तो यहां पर एक क्रोमोसोम क्या हो गया? वाई वाला बढ़, तो इसके आने के कारण एक क्रोमोसोम के कारण क्या हो गया? मेल में फेमिनिन कैरेक्टर दिखने लगा, है ना, लड़का लड़की की तरह दिखने लगा। किसमें? टर्नर सिंड्रोम में। लड़का लड़की की तरह उसका आवाज हो गया, है ना, उसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा मेल में। ये सारे मेल में प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें फीमेल में प्रॉब्लम आएगा। अगर क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम है तो फीमेल में ओवरी खराब हो जाएगा, रूडिमेंट्री ओवरी होगा, अच्छे से ओवरी डेवलप नहीं होगा, वो फीमेल स्टेराइल हो सकती है ना, इस तरह के आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं भाई। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पे हम आएंगे नेक्स्ट डिजीज पे। अगर आपसे पूछा कैंसर के बारे में, तो भाई ऐसे कैंसर पूछता नहीं जाता था, लेकिन अगर पूछ दिया कि कैंसर के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, डिफाइन कैंसर, है ना, और इसी से रिलेटेड ट्यूमर में दे देगा, तो हम क्या बोलेंगे? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। सेल का अनकंट्रोल्ड डिवीजन ही कैंसर कहलाता है। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। अब कैंसर जब सेल लगातार बढ़ते जाएगा तो ट्यूमर का रूप ले लेगा भैया। तो ट्यूमर 2 तरह का हो गया, एक हो गया मैलिग्नेंट ट्यूमर और एक कौन हो गया? बिनाइग्न ट्यूमर। 2 तरह का ट्यूमर है ना। दोनों ट्यूमर को आपने पढ़ रखा है कि एक जो ट्यूमर होगा, एक जो ट्यूमर है वो क्या हो रहा है? बॉडी के जिस पार्ट में होगा उसी पार्ट को डैमेज करेगा, उससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। जो दूसरा वाला है ये बॉडी के एक जगह से स्प्रेड होकर दूसरे जगह चला जाएगा ब्लड के द्वारा, ज्यादा प्रॉब्लम काउज करेगा, कम प्रॉब्लम काउज करेगा, है ना। अगर जल्दी पता चल गया इसकी इलाज पॉसिबल है, बट इसकी इलाज पॉसिबल नहीं है बहुत हद तक, है ना, ये देख लेंगे हम लोग। चलो अब आओ, अब देख भाई नेक्स्ट देखिएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे, आपको हीमोफीलिया के बारे में पूछेगा। किसके बारे में पूछेगा आपसे? हीमोफीलिया। जितना क्वेश्चन डिस्कस करवा रहे हैं उसको देख लो, है ना, आपको ये इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा हीमोफीलिया के बारे में। तो देखो यहाँ पे हीमोफीलिया के बारे में 2-3 बात याद रखेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हीमोफीलिया के बारे में क्या लिखेंगे? अगर किसी बंदे को ये बीमारी हो गया
तो एक छोटा सा कट भी अगर उसके बॉडी में होगा तो कंटिन्यू ब्लीडिंग होता रहेगा, और लगातार ब्लीडिंग होने के कारण हो सकता है वो आदमी मर जाए हीमोफीलिया में। दूसरी बात समझना, ये जब भी होगा तो कैस्केड प्रोटीन एब्सेंट हो जाएगा। कैस्केड प्रोटीन के एब्सेंट होने के कारण उस बंदे में ब्लड का कोगुलेशन नहीं होगा। तीसरा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया में देखा गया था, है ना, इसी वजह से इसको हम रॉयल डिजीज कहते हैं। रॉयल डिजीज, अब देखो रॉयल डिजीज है ना, तो आप ऐसे पता होगा कि कुछ बीमारी अमीरों वाले होते हैं भाई, अमीरों वाले बीमारी होते हैं, जैसे कैंसर अमीरों वाला बीमारी है, हीमोफीलिया अमीरों वाला बीमारी है, गरीबों की बीमारी खुजली गरीबों वाला बीमारी है यार, खुजली वाला क्या, कहीं भी जाइए खुजला रहा, गरीबों वाली बीमारी है। तो कह रहा है तो ये हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज कहे हम लोग, क्योंकि इसमें क्वीन विक्टोरिया में पहले ये डिजीज देखा गया जो कैरियर थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहां से क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है ना। छोटा सा क्वेश्चन एक पूछ देगा आपसे, छोटा सा क्वेश्चन कि मेंडल ने कौन से प्लांट को सेलेक्ट किया था, विच प्लांट आर सेलेक्टेड बाई, ठीक है, सेलेक्टेड बाई मेंडल, मेंडल के द्वारा कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया गया और क्यों सेलेक्ट किया गया। ठीक है, 2 नंबर में ज्यादातर पूछता है, तो मेंडल के द्वारा पी प्लांट सेलेक्ट किया गया, पाइजम सटिबम लिखना जरूरी है। क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि कैरी करना आसान है, इजी टू कैरी है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट है, लाइफ स्पैन शॉर्ट है ना, शॉर्ट लाइफ स्पैन है। तो ये सारा पॉइंट हम लोग डालेंगे, काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए भाई, अगर आपसे कोई पूछ दिया एमनियोसेंटेसिस के बारे में, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस क्या है, क्या लिखेंगे, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक, दोष टेक्निक, ऐसा टेक्निक जिसके मदद से हम ये पता लगाते हैं कि मां के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको जेनेटिकल या क्रोमोजोमल डिजीज है या नहीं। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का पता चला, ऐसा टेक्निक जिसके मदद से हम क्या पता लगाते हैं कि वैसा बीमारी जो मां के गर्भ में, तो मान लो कि कोई बच्चा मां के गर्भ में पल रहा है, उसको जेनेटिकल या क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, इस दोनों में से अगर कोई डिजीज होगा तभी हम इस टेक्निक की मदद से पता करेंगे, अदरवाइज हम पता नहीं करेंगे। तो बोला कि भैया तो फिर टेक्निक को बैन क्यों किया गया, क्योंकि कुछ लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू किया। कुछ लोगों ने क्या किया कि इस टेक्निक की मदद से उस बच्चे का सेक्स पता करने लगे, और अगर फीमेल होती थी उसका फोर्टिसाइड कर देते थे, एबॉर्शन कर देते थे, इसलिए इस टेक्निक को बैन कर दिया गया। क्लियर है ना, ये एमनियोसेंटेसिस हो गया। दूसरा है आपको भाई एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी, बोले तो एबॉर्शन। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि एक वक्त ऐसा था कि 40 से 50 मिलियन आज भी पूरे वर्ल्ड में एबॉर्शन हो रहे हैं हर साल, 40 से 50 मिलियन, और सबसे ज्यादा एबॉर्शन इंडिया में देखने को मिल रहा है। ज्यादातर ये एज ग्रुप है 20 to 25 ईयर, 20 से 25 साल की लड़कियों में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो एबॉर्शन को इलीगल बनाया गया। लीगल कब तक है, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया, बच्चे को कोई बीमारी है, अगर जैसे जेनेटिकल या क्रोमोजोमल डिजीज है अगर बच्चे को, तब हम क्या कर सकते हैं, एबॉर्शन करवा सकते हैं। वो भी इसके लिमिटेशन है, कितना, 1 मंथ के पहले, सॉरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले। ठीक है ना भाई, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के क्या है, पहले है। तो बिफोर फर्स्ट ट्राइमेस्टर याद रखिएगा, एमटीपीएम कब करवाएंगे, बिफोर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एक ट्राइमेस्टर 3 महीने का है, 3 महीने के बाद अगर हम जाते हैं तो मदर के लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, इसलिए एमटीपी को आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, और एमटीपी कब लीगल है, जब उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं करने जा रहे हम लोग। ठीक है ना, चलो अब आते हैं हम लोग भाई, अगर हम डिस्कस करेंगे, ये तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का था, रिप्रोडक्शन का था, हमने जेनेटिक्स का भी देखा 1-2 क्वेश्चन। अगर फ्लावरिंग प्लांट से देखेंगे तो यहां पर पॉलिनेशन पूछता है, क्या पूछेगा, डिफाइन पॉलिनेशन, डिफाइन पॉलिनेशन एंड देयर टाइप्स। ये सारे क्वेश्चन को आप देख जाओ, 5 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में, जहां भी पूछेगा क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो पॉलिनेशन के बारे में पूछा, तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन पता है ना, ट्रांसफर है किसका, एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये 2 टाइप का है। ठीक है, कौन कौन हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसको बोलेंगे,
तो ऐसा देखो सेल्फ पॉलिनेशन का इसमें दो टाइप आ गया ना, एक आ गया सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्या आ गया, दूसरा आ गया भाई क्रॉस पॉलिनेशन। देखो सेल्फ पॉलिनेशन का क्या हो गया, एक फूल है, अगर इसी फूल का मेल पार्ट इसी फूल के फीमेल पे गिर जाए, या एक प्लांट का दो फूल इसका मेल इस पे गिर गया, तो देखो क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट या डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन का क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, तो इसको हम क्या बोल देंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोल देंगे। क्लियर है यहाँ पे ये पॉलिनेशन वाला, ठीक है। चलिए अब आ भाई नेक्स्ट, यहां से पूछता है डिफाइन फ्रूट, फ्रूट के बारे में पूछ देता है और इसके टाइप्स को पूछ देगा एंड देयर टाइप्स, टाइप पूछेगा। फ्रूट के बारे में पता है ना, राइपन्ड ओवरी, पका हुआ ओवरी, राइपन्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। और फ्रूट को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं भाई, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन, एक को बोलेंगे ट्रू फ्रूट, दूसरे को क्या बोलेंगे फॉल्स फ्रूट, और तीसरे को बोलेंगे हम लोग पार्थेनो कार्पिक फ्रूट, ठीक है ना। ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और क्या हो गया पार्थेनो कार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट किसको बोलेंगे, वैसा फ्रूट जो डायरेक्ट ओवरी से फ्रूट बन गया हो, अगर ओवरी डायरेक्ट फ्रूट बन जाएगा तो उसको ट्रू फ्रूट बोलेंगे। अगर ओवरी के साथ साथ थैलमस भी, ओवरी के साथ साथ थैलमस भी दोनों मिलकर अगर फ्रूट बनाएगा फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। और अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन गया होगा उसको पार्थेनो कार्पिक फ्रूट बोलेंगे। एग्जांपल डाल देंगे, ट्रू फ्रूट में मैंगो डाल दीजिएगा, फॉल्स फ्रूट में एप्पल स्ट्रॉबेरी, और पार्थेनो कार्पिक में डाल दीजिएगा बनाना, ठीक है। आओ अब बिहार बोर्ड का कुछ फेमस क्वेश्चन क्या है कि मैंगो का इडिबल पार्ट क्या है, मैंगो का हम लोग क्या खाते हैं, तो मैंगो का खाते हैं भाई मीजो काप, क्या खाते हैं मीजो काप खाते हैं। अगर लीची की बात करेंगे तो लीची का हम कौन सा भाग खाते हैं, एरिल, लीची का क्या खाते हैं हम लोग, एरिल खाते हैं। एप्पल का पूछेगा, एप्पल का क्या खाते हैं हम लोग, तो एप्पल का खाते हैं बाबू थैलमस, एप्पल का क्या खाएंगे थैलमस। स्ट्रॉबेरी का भी क्या खाते हैं थैलमस, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। चलो ठीक है ना। अब इसके बाद देखो एक क्या पूछा, तो याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाल देता है कई बार, चल जा भाई, मैंगो एंड कोकोनट, इस दोनों को हम लोग ड्रूप फ्रूट बोलते हैं, यही ऑब्जेक्टिव में पूछेगा है ना। ड्रूप फ्रूट किसको बोलते हैं, मैंगो एंड कोकोनट को ड्रूप फ्रूट बोलते हैं। अब कहा कि क्यों बोलते हैं ड्रूप फ्रूट, अगर ऐसा पूछा तो बोलेंगे क्योंकि ये लोग फाइबरस होता है। मैंगो एंड कोकोनट आर कॉल्ड ड्रूप फ्रूट बिकॉज दे आर फाइबरस। कैसे होते हैं ये लोग, फाइबरस होते हैं, FIBROUS, ये सब फाइबरस होते हैं। फाइबरस होने के कारण इनको हम क्या बोलते हैं, ड्रूप फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। चल भाई अब देखो, अगर आपसे पूछा इंडोस्पर्म्स के बारे में, इंडोस्पर्म और उसके टाइप्स, इंडोस्पर्म पूछा, व्हाट इज इंडोस्पर्म, और इसका क्या पूछ दिया एंड देयर टाइप्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंडोस्पर्म के बारे में क्या लिखेंगे आपको पता होगा। तो जो इंडोस्पर्म क्या है, ये मोर न्यूट्रिटिव है, ये बनता कैसे है, तो ये ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। इंडोस्पर्म कैसे बनेगा आप लोग को पता होना चाहिए, इंडोस्पर्म कैसे बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे, एग हो, सॉरी ये कैसे बनेगा भाई, तो देखो ये बनेगा गैमीट्स आएगा, ध्यान देना गैमीट हैप्लॉइड होता है, ये फ्यूज होगा किसके साथ, गैमीट, गैमीट फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ये होता है 2n, ये दोनों आपस में फ्यूज करेगा और ये दोनों आपस में फ्यूज करके बनाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इससे क्या बनेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, क्या बनेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, और इसी से बन जाएगा आपको इंडोस्पर्म, क्या बनेगा, इंडोस्पर्म, ठीक है, इंडोस्पर्म बन गया। अब ध्यान देना ध्यान से, इंडोस्पर्म दो टाइप का है। अगर हम इंडोस्पर्म को डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस। इंडोस्पर्म को दो में डिवाइड करते हैं,
एक को बोलते हैं इंडोस्पर्मिक सीड, एक को बोलेंगे नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है ना, इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। तो इंडोस्पर्मिक सीड किसको बोलेंगे वो देखना, इंडोस्पर्मिक और एक हो गया नॉन इंडोस्पर्मिक, ठीक है। इंडोस्पर्मिक को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्ब्यूमिनस, और इसी को हम क्या बोल देंगे, है ना, नॉन एल्ब्यूमिनस बोलेंगे। तो देखो इंडोस्पर्मिक वैसा सीड जिसके अंदर इंडोस्पर्म प्रेजेंट है उसको हम इंडोस्पर्मिक बोलेंगे, ठीक है। और इंडोस्पर्म को कंज्यूम करके फ्रूट बन गया उसको बोलेंगे नॉन इंडोस्पर्मिक। तो इसके एग्जांपल में आप डाल दो जिसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, कोकोनट खाते हैं हम लोग भैया, इंडोस्पर्म प्रेजेंट हो कोकोनट में, मेज इंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, इधर आप डाल दो पी, ग्राउंडनट, है ना, इस समय इंडोस्पर्म को कंज्यूम करके वो क्या बना लेता है, फ्रूट बना लेता है, ठीक है। चलो ये आपको किससे था फ्लावरिंग प्लांट से था। डबल फर्टिलाइजेशन कई बार पूछता है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। अब देख भाई अगर ये पूछा कि डबल फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं तो इसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और तब जाके काम करना पड़ेगा। जैसे देखो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ये डबल फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। हम क्या बोलेंगे इसमें, देख भाई डबल फर्टिलाइजेशन में क्या लिखेंगे, ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन के द्वारा दो मेल गैमिट्स बनाया जाएगा। पॉलन ग्रेन कितना मेल गैमिट्स, दो मेल गैमिट बनाएगा। एक मेल गैमिट देखना भाई, एक मेल गैमिट फ्यूज करेगा एग के साथ, एक मेल गैमिट किसके साथ फ्यूज करेगा, एग के साथ, ठीक है। और दूसरा जो मेल गैमिट है वो फ्यूज करेगा किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, है ना। तो एक मेल गैमिट, तो हम क्या लिखेंगे कि जो फर्स्ट मेल गैमिट होगा वो फ्यूज करेगा किसके साथ, एग के साथ, और एग के साथ जब फ्यूज करेगा तो ये क्या बना देगा आपको, ये बनाएगा भाई जाइगोट। अब जाइगोट डेवलप करेगा, क्या बनेगा, इम्ब्रियो, और इम्ब्रियो डेवलप करेगा तो क्या बन जाएगा, सीड। ये हैप्लोइड, ये हैप्लोइड है भैया, ये डिप्लोइड बन गया पहला। दूसरा सेकेंड मेल गैमिट, सेकेंड मेल गैमिट ये किसके साथ फ्यूज किया, ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया, और ये फ्यूज करके क्या बनाया, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फिर प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, और यहां से बन गया इंडोस्पर्म। इसी को एक्सप्लेन करना है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन दो मेल गैमिट बनाएगा, एक मेल गैमिट फ्यूज करेगा एक के साथ जो क्या बनाएगा आपको, सीड बनाएगा। दूसरा मेल गैमिट फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ये हैप्लोइड होगा भैया, ये 2n होता है, ये क्या बना दिया, सब ट्रिपल एन, 3n, ठीक है। तो ये फ्यूज किया प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल यहां पे, हाँ प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस फिर सेल, और क्या बना दिया फिर इंडोस्पर्म, ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। चल यहां हो गया ना, आइए आगे। अब देखिएगा यहां पे नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो भाई, ये था आपका क्या, फ्लावरिंग प्लांट से, है ना। जेनेटिक्स से आपको पता चल गया, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर आपको जेनेटिकल डिसऑर्डर से हीमोफीलिया हो गया, यहां से कोई कलर ब्लाइंडनेस से पूछ देगा, या सेक्स डिटर्मिनेशन से पूछ देता है क्वेश्चन, है ना। जैसे मान लो अगर सेक्स डिटर्मिनेशन से ये आपको पूछ दिया, सेक्स डिटर्मिनेशन से तो हम क्या बोलेंगे भाई, सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल का क्रोमोजोम क्या है, क्रोमोजोम नंबर XY, और फीमेल का क्या है XX, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, मेल के पास टोटल 2 क्रोमोजोम नंबर है, फीमेल के पास कितना है, 2 टाइप है क्रोमोजोम का, सॉरी फीमेल के पास 1 टाइप का क्रोमोजोम, अब मेल के पास 2 टाइप का क्रोमोजोम। तो अगर यहां से X गया तो ये लड़की, Y गया तो क्या हो गया, लड़का। हम बोलेंगे कि 50% प्रोबेबिलिटी है लड़का होने का और 50% प्रोबेबिलिटी है लड़की होने का। तो हम बोलेंगे कि जो सेक्स डिटरमाइंड होता है वो फादर के कारण होगा, ड्यू टू सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। अगर किसी बच्चे का हम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं,
इसके लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं फादर, ओनली फादर इज रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि फादर के पास 2 टाइप का क्रोमोजोम है और फीमेल के पास तो एक ही टाइप का क्रोमोजोम है। अब कुछ बच्चा बोलेगा कि सर ऐसा थोड़ी ना है सर, अब मेल क्यों रिस्पॉन्सिबल हो गया? भैया ये बात सच है आपका कहना कि मेल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन आपको पता है ना हमारी समाज कैसी थी। हमारी समाज पहले फीमेल को बहुत परेशान करती थी, उसको दोषी मानती थी कि लड़की ही जिम्मेदार है। इसीलिए ऐसा नियम बनाया गया ताकि ये पता चल सके लोगों को कि फीमेल को कोई परेशान ना करे। इसलिए एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड, मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है ना, बात समझा क्यों बनाया गया? चलो ये हो गया। चलिए, और आपको पता है एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, देखिए यहां पे जैसे क्वेश्चन यहां पे क्या पूछ दिया अगर मान लो कि कोई कपल है, अगर कोई कपल है, इफ अ कपल हैज 6 फीमेल चाइल्ड, अगर एक कपल है जिसको 6 फीमेल चाइल्ड है, कितना फीमेल चाइल्ड है? 6 फीमेल चाइल्ड है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7th चाइल्ड इज मेल इज, 7वें बच्चे का प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑप्शन में डाल दिया 75%, 50%, 50 है भाई, सी में 100%, डी में 25%। तो क्या ऑप्शन टिक मारेंगे? हाँ 50% हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे ये लड़का है ये लड़की है, या तो एक बार में एक्स जाएगा या एक बार में ये जाएगा। तो 6 फीमेल चाइल्ड हो या 50 फीमेल चाइल्ड हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि अगर अगला बच्चा होगा तो भी एक्स क्रोमोजोम होगा या तो वाई होगा, तो 50% प्रोबेबिलिटी बनता है कि एक्स जाएगा या तो क्या जाएगा? वाई जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलो अब आते हैं आगे हम लोग, देखो यहां पे ध्यान से, ये वाला क्लियर हुआ ना कैसे था। अब आते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से, यहां से आपको डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए के बीच में क्या पूछेगा? डिफरेंस पूछेगा। तो आपको पता है डीएनए और आरएनए के बीच का डिफरेंस, डीएनए को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज, इसको क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोनों में क्या अंतर है? इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हो गया आपको क्या? राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, यही है ना। अब देखो यहाँ पे दोनों में क्या है? तो ये डीऑक्सी है, यहां पर से एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो अगर हम इसके डायग्राम को देखेंगे, इसके डायग्राम को देखेंगे तो यहां पर कितना फंक्शनल ग्रुप? 2, तो 2 में से एक निकल जाता है ना। तो यहां पर कितना फंक्शनल ग्रुप बच गया? यहां पर बच जाता है आपको कितना? 1 फंक्शनल ग्रुप। यहां पर कितना फंक्शनल ग्रुप है? 2 फंक्शनल ग्रुप है। तो हम क्या बोलेंगे कि डीएनए के पास 1 फंक्शनल ग्रुप, तो हम बोलेंगे लेस फंक्शनल ग्रुप मोर स्टेबल। डीएनए के साथ क्या है? लेस फंक्शनल ग्रुप मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव। जिसके पास फंक्शनल ग्रुप कम होगा उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी क्या होगी? कम, और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जिसका फंक्शनल ग्रुप ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। क्लियर हो गया? ये जीन को कैरी करेगा 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये प्रोटीन को कैरी करता है। डिफरेंस क्लियर हो गया ना? चलो, तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस है। रेप्लिकेशन पूछता है, रेप्लिकेशन को डिफाइन करने के लिए अगर आपसे पूछेगा कि भैया रेप्लिकेशन क्या है ना, रेप्लिकेशन के बारे में बताइए, तो क्या लिखिएगा? रेप्लिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें देखिएगा, रेप्लिकेशन अगर किसी में होगा तो हूबहू वैसा ही एक और कॉपी बनाएगा। ये जैसे डीएनए हो गया, अगर डीएनए में रेप्लिकेशन होगा तो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही डीएनए बन के तैयार होगा। तो डीएनए एक ऐसा प्रोसेस है जो पेरेंट सेल में होगा और हूबहू एकदम जीरोक्स डॉटर सेल बनाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन ऑलवेज डीएनए में होता है। किसमें होगा? डीएनए में होगा, एंड डीएनए प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक है ना। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे तो देखो यहां पे ट्रांसक्रिप्शन का क्या हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? डीएनए। डीएनए में क्या हो गया? रेप्लिकेशन। तो ये क्या बनाया? डीएनए बनाया। जैसा पेरेंटल डीएनए था वैसा ही क्या बन गया? डॉटर डीएनए। अब यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या बना दिया? आरएनए। अब इसमें होगा आपको ट्रांसलेशन और ये बना देगा क्या? प्रोटीन।
इसी प्रोसेस को हम सेंट्रल डोगमा भी बोलते हैं। ये पूछता है सेंट्रल डोगमा किसको बोलेंगे, सेंट्रल डोगमा। तो हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल डोगमा ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए में रेप्लिकेशन होगा, डीएनए बनेगा हूबहू जीरोक्स, और डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए में ट्रांसलेशन होगा, ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। इसी प्रोसेस को सेंट्रल डोगमा कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आपको कैंसर वाला जैसे क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। दूसरा आपसे पूछ देगा टाइफाइड के बारे में, जैसे पूछ दिया कि भाई बताइए कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कम्युनिकेबल डिजीज है इसी को हम क्या बोलते हैं, इनफेक्शियस डिजीज। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कौन सा है ये, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसी को हम लोग बोल देते हैं भाई नॉन इनफेक्शियस डिजीज। तो इसको आराम से आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या हो गया, बोलो, वैसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होगा। दो डिजीज विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। और जो डिजीज एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे। ठीक है ना, those disease which can't transfer from one person to another person या cannot transfer from one person to another person, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें अगर ऑप्शन में आएंगे तो ये डिजीज फैलने वाला है, कैसे फैल सकता है, छींकने से, खांसने से, टॉवल यूज करने से, साबुन यूज करने से, कपड़ा यूज करने से, है ना। अगर हम बीमारी वाला कोई बंदा है, किसी को सर्दी हो गया, उसका टॉवल यूज करते हैं, अपने को भी हो जाएगा। किसी को कॉमन कोल्ड हो गया, यूज करते हैं, हो जाएगा, है ना। तो इसमें ज्यादातर वायरल डिजीज आते हैं भाई। लेकिन कुछ बैक्टीरियल डिजीज जैसे टीबी बैक्टीरियल डिजीज है लेकिन ये भी फैलता है। निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है लेकिन ये भी क्या ऐसा डिजीज है आपको कम्युनिकेबल में आता है। इधर ही आपको क्या आ गया, एड्स भी आ गया, सब तो पता ही आपको। नॉन कम्युनिकेबल में आपको आ गया ज्यादातर बैक्टीरियल, जैसे सैल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड कॉज करता है ये। सैल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करता है भाई, टाइफाइड कॉज करता है ये, है ना। ये हो गया, तो आपका ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, क्लियर हो गया। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आपको कैंसर वाला टॉपिक हो गया। फिर आपको ट्यूमर से रिलेटेड आप देख लीजिएगा, है ना। फिर आपको यहां से पूछ दिया एसटीडी के बारे में, आपको पता है कि कैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज फैलता है। पैथोजन अगर पूछेगा, एक छोटा सा देखिएगा, कोई पूछ देता है पैथोजन किसको कहते हैं सर, तो पैथोजन किसको बोलते हैं, जो बीमारी को फैलाता है। मान लो अगर बैक्टीरिया आपके बॉडी में बीमारी फैला रहा है तो बैक्टीरिया को पैथोजन बोलेंगे। वायरस के कारण अगर आपके बॉडी में बीमारी हो रहा है तो वायरस को पैथोजन बोलेंगे। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिजीज, जो किसी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल उसको हम पैथोजन बोलते हैं। ठीक है ना। एलर्जी से अगर पूछ दिया, एलर्जी के बारे में पूछ दिया तो आपको पता है ना एलर्जी की किसको कहते हैं। हाँ, तो एलर्जी क्या हो गया, तो मान लो कि एलर्जी हम लोग को कैसे हो सकता है, कई बार डस्ट से होता है, पॉलन ग्रेन से होता है, कोल से होता है, स्मोक से होता है ना, तो इन सब से एलर्जी कॉज होता है। तो एलर्जी कैसा डिजीज है ये, अब देखो हर बंदे को एलर्जी कुछ ना कुछ तो होता है ये, बट पता नहीं चलता हम लोग को। जब हम उससे सफर करते हैं तो हम लोग को कुछ आइडिया लगता है यार चल कुछ ऐसा एलर्जिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपको अगर किसी बंदे को एलर्जिक डिजीज होता है, एलर्जी होता है, तो उसके केस में आपको पता होगा उसके इसिनोफिल बढ़ जाते हैं, इसिनोफिल इंक्रीज कर जाते हैं। एक नॉर्मल बंदा में इसिनोफिल 2 से 3% होता है, लेकिन अगर किसी को एलर्जी हो गया तो इसमें इसिनोफिल की मात्रा बढ़ जाती है ना। ये एलर्जी हो गया, आप देख लीजिएगा इसको। अब इसमें 3-4 क्वेश्चन और देख लीजिएगा, डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि मान लो अगर हम आते हैं इकोलॉजी में, आते हैं इकोलॉजी से देखना भाई बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। एग्जाम्पल पूछता है, जैसे म्यूचुअलिज्म हो गया, है ना, म्यूचुअलिज्म हो गया, तो म्यूचुअलिज्म से क्वेश्चन पूछेगा, इसको प्लस प्लस से डिनोट करते हैं। वैसा ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हो गया ना, ऐसा प्रोसेस जिसमें दोनों को एक दूसरे से फायदा हो, दोनों स्पीसीज को एक दूसरे से फायदा हो, उसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप डाल सकते हैं एल्गी और फंगस। ठीक है, तो एल्गी क्या करेगा, ये फंगस क्या करेगा, फंगस इसको क्या देगा, वाटर, और एल्गी इसके बदले में इसको क्या देगा, फूड। तो दोनों के एक दूसरे से फायदा हो रहा है ना। तो म्यूचुअलिज्म को आप देख लीजिएगा। अब म्यूचुअलिज्म के बाद आप आइएगा आगे, तो यहाँ माइग्रेशन आता है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन पूछा है गलती कर देते हैं। माइग्रेशन किसको कहते हैं सर, तो माइग्रेशन का मतलब जाना नहीं होता, वहां से आना भी होता है। जैसे सपोज करो क्या, एक बर्ड है साइबेरियन क्रेन, एक पक्षी का नाम है भाई, किसका नाम है, साइबेरियन
क्रेन। अब नाम से पता चल रहा है ये साइबेरिया की रहने वाली है। अब ध्यान दो, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा। तो साइबेरिया ठंड के मौसम में इंडिया आ जाती है। जब इंडिया में ठंडा का मौसम आता है तो साइबेरियन बर्ड्स जो है ना, वो साइबेरिया से कहां आ जाएगी, इंडिया। मेन इंपॉर्टेंट जो पूछेगा, इंडिया के कौन से भाग में आती है, तो राजस्थान में आती है। सुनना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से आएगा, राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है भरतपुर, और भरतपुर में एक पार्क है बाबू जिसका नाम है कियोलाडो नेशनल पार्क। तो आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना है, कि जो साइबेरियन बर्ड्स है वो ठंड के मौसम में साइबेरिया से कहां आई, राजस्थान आई। राजस्थान के कौन से एरिया में, भरतपुर में, और भरतपुर में भी कहां, कियोलाडो नेशनल पार्क में। और जैसे ही ठंडा का मौसम इंडिया में खत्म होगा वैसे ये वापस रिटर्न हो जाएगी साइबेरिया। ठीक है ना। तो ये माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग क्या करते हैं, पटना से दिल्ली गए सपोज करो, अब दिल्ली में ही जाके बस गए तो इसको माइग्रेशन नहीं बोलेंगे। हम पटना से दिल्ली गए क्योंकि पटना का टेम्परेचर खराब था, दिल्ली का टेम्परेचर हमारे लिए अच्छा था। दिल्ली से वापस फिर हम पटना आएंगे जब पटना का टेम्परेचर फिर से हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए एक अच्छा वर्ड यूज करते हैं, हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल मतलब बहुत अच्छा कंडीशन हो गया। ठीक है, ये माइग्रेशन हो गया आपका, कोई कंफ्यूज मत करना। एक यहां से पूछ देता है एलिन्स रूल। एलिन्स रूल, एलिन्स रूल का मतलब क्या हो गया, वैसे जानवर जो ठंड एरिया में पाए जाते, ठंडे प्रदेश में, तो ठंड प्रदेश में पाए जाने के कारण उनका कान और पैर, हाथ, लिम्ब्स। फिर से सुनना, जो जानवर ठंडे एरिया में पाए जाते ठंड प्रदेश में, उनका कान और लिम्ब्स दोनों छोटा छोटा होता है ताकि उनके बॉडी से हीट का लॉस कम हो। बात समझे ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, एलिन्स रूल बोलते हैं हम लोग। क्लियर हो गया। चल भाई, जैसे आपको सील हो गया, सील मछली हो गया, तो सील का जो बॉडी होता है ना, उसके स्किन के नीचे एक फैट का मोटा चर्बी पाया जाता है जिसको हम ब्लबर बोलते हैं, ब्लबर। ये ब्लबर क्या करता है, इसके बॉडी के अंदर से हीट को बाहर निकलने नहीं देता है, जिसके कारण ये ठंडे प्रदेश में आसानी से सर्वाइव कर जाता है, ठंडे एरिया में। ठीक है ना। बस दो तीन और क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तो हो गया आपका किसका, हाँ एडेप्टेशन आपने देखा है, एडेप्टेशन किसको बोलते हैं। अगर आप इधर आएंगे तो फूड चेन पूछता है, क्या पूछता है, फूड चेन पूछेगा, है ना। और पूछ देता है भैया फूड वेब, फूड चेन और फूड वेब पूछेगा। तो फूड चेन आपको पता है ना, ये क्या हो गया, ये सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस ऑफ चेन। जैसे मान लो कोई प्लांट्स है, तो प्लांट्स को कौन खाया, गोट खाया, गोट को कौन खाया, लायन खाया, लायन को कौन खाया, वल्चर खाया, ये हमारा फूड चेन हो गया। और फूड वेब का क्या हो गया, इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन, फूड चेन का इंटरकनेक्शन। जैसे देखो मान लो प्लांट्स है, प्लांट्स को गोट खाया, गोट को कौन खा लिया, लायन खाया, लायन को मान लो बाबू वल्चर खाया। क्या ऐसा हो सकता है कि वल्चर डायरेक्ट गोट को खा ले, बिल्कुल हो सकता है भाई, नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। तो कह रहा है कि अगर हम ऐसे सीक्वेंस को जोड़ेंगे तो ये फूड वेब बन जाता है, इंटरकनेक्शन। अब देखो जैसे कि मान लो एक जोड़ दे, अगर हम ग्रास है, ग्रास को कौन खाया, ग्रास होपर खाया, ग्रास होपर को कौन खा लिया, मान लो बाबू फ्रॉग खाया, फ्रॉग को कौन खाया, स्नेक खाया, ऐसे स्नेक को फिर वल्चर खा लेगा, स्नेक को कौन खाया, वल्चर खाया। ये फूड चेन हो गया। अगर फूड वेब बोलेंगे तो क्या वल्चर इसको खा सकता है डायरेक्ट, फ्रॉग को, बिल्कुल खा सकता है भैया। स्नेक फ्रॉग को, स्नेक इधर डायरेक्ट खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है। वल्चर डायरेक्ट, ये हाँ वल्चर डायरेक्ट इसको भी खा सकता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, फूड वेब, इंटरकनेक्शन है ना, ये आपका फूड चेन और फूड वेब। यहीं पर एक पूछेगा 10% एनर्जी फ्लो के बारे में, 10% एनर्जी फ्लो। तो देखो ध्यान से, प्लांट्स है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस करके 10,000 जूल का एनर्जी बनाया ये। ठीक है, प्लांट बनाया। अब प्लांट को जो खाएगा, प्लांट को मान लो गोट खाता है भाई, तो 10% जो एनर्जी है वो किसमें चला जाएगा, गोट में। याद रखना 10% एनर्जी जा रहा है, तो अगर इसका 10% गया तो इसमें कितना चला गया, 1000। अब गोट में गया तो गोट में फिर कितना हो गया आपको, अब गोट को जो खाएगा, मान लो गोट को लायन खा लिया, तो लायन में कितना चला गया, 100। कितना गया, 100। अब लायन को जो खाएगा, मान लो वल्चर खाया लायन को, इसमें कितना गया, 10। इसको खाया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में 1, क्योंकि एनर्जी कभी 0 नहीं होता इसलिए हम लास्ट में 1 लिख दिए। ठीक है ना। तो आप देखो ये 10% एनर्जी फ्लो है, तो सबसे ज्यादा
एनर्जी किसके पास है? हर्बीवोरस एनिमल के पास। तो जो जानवर पेड़ पौधा को खाता है, घास को खाता है, उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। जो मांस मछली को खाता है उसके पास एनर्जी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि अब आप सुनिएगा सर 90% एनर्जी कहां चला गया? अरे भाई बकरी ने अगर प्लांट को खाया तो बकरी ने यूज भी तो किया होगा, तो हम क्या बोलेंगे? लगभग 90% उसने रिस्पायरेशन में यूज कर लिया और मात्र 10% आगे गया जो जानवर उसको खाया। क्लियर हो गया ना? चलो, तो ये आपका क्या था फूड चेन के बारे में। अब बायोडायवर्सिटी से आपको एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन देख लेना भाई। एक्स सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन, है ना? इसमें क्या हो गया? तो एकदम लास्ट में, हाँ, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में आपको मिल जाएगा एक्स सीटू और इन सीटू। यहीं पे बीओडी भी मिलेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहीं पे मिल जाएगा आपको इमाइग्रेशन, है ना? अगर कोई बंदा दूसरे शहर से आपके घर आया है तो आपके यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ गया, इमाइग्रेशन। कोई आपके घर से चला गया, इमाइग्रेशन। ठीक है, याद है ना? सेंसस है, जनगणना। सेंसस को हिंदी में जनगणना बोलते हैं बाबू, हर 10 साल में एक बार होता है। ठीक है, लास्ट टाइम 2021 में हुआ, इससे पहले 2011 में हुआ था, लास्ट टाइम 2021 में हुआ। इसी 2021 में तो पता चला हम लोग को कि हम लोग किसी चीज में आगे हो या ना हो, पॉपुलेशन में सबसे आगे निकल गए। क्या? तो ये जो पता चला हमको कि पॉपुलेशन में इंडिया सबसे आगे निकल गया, वो कैसे पता चला? इसी जनगणना के द्वारा, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बाबू? सेंसस बोलते हैं। ठीक है ना? अब इससे रिलेटेड आप फिगर देख लीजिएगा अपना। जैसे ट्रांसवर्स सेक्शन पूछेगा ओवरी का, ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन पूछ देता है कि भैया ग्राफियन फॉलिकल के बारे में, कुछ हार्मोन्स के बारे में पूछ देगा। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में स्पर्म बनाएगा, फीमेल में एग को बाहर आने में हेल्प करेगा। एलएच का पूछेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल करेगा एलएच हार्मोन, और फीमेल में एस्ट्रोजन होता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोलैक्टिन, मदर में मिल्क बन रहा है, अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल में मिल्क बन, मतलब कोई मदर में मिल्क बन रहा है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। और मिल्क को बाहर निकलने में कौन हेल्प कर रहा है? बाहर निकलने में हेल्प कर रहा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बात समझ गए? रिलैक्सिन हार्मोन है जो प्यूबिक बोन को फ्लेक्सिबल करेगा। क्या करेगा? फ्लेक्सिबल करेगा। आप इससे ना सारा क्वेश्चन एक बार देख लो, ठीक है, जो भी हमने डिस्कस करा है। और आपको अगर लगता है कि सर एक आध क्वेश्चन और है जो डिस्कस करा दीजिएगा, आप मैसेज कीजिएगा तो हम उसको वहां पे हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना? आप अब 1 तारीख के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ये सारे क्वेश्चन थे, ऐसे तो बहुत सारे, बट ये सारे वैसे क्वेश्चन थे जो पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा है। आप कमेंट में आपको जो जो क्वेश्चन लग रहा है कि सर एक बार उसको आप डिस्कस करा दो, तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को मेंशन कर देना, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना? चलिए, बेस्ट ऑफ लक। 1 तारीख की एग्जामिनेशन के लिए आप लोग जम के तैयार हो जाइए। ऑल द बेस्ट।